हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो आप लोगों का यूटेट का एग्ज़ाम हुआ है। यूटेट का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। और लगभग सभी क्वेश्चनों के सही आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा डाउट रहे और आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये मतलब बेस्ट आंसर्स हैं इनके। फिर भी कोई भी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर होता है या आपको लगता है कि कुछ और सही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी रख सकते हैं। उसके अलावा मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का जो इसका पहला क्वेश्चन था। देखिए पेपर जो है ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक है, सरल ही था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, टफ तो कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। और हाँ, कुछ फैक्ट होते हैं जैसे तथ्य होते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के, तो वो हो सकता है कि टफ लगे आप लोगों को, क्योंकि याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उसके सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत, ठीक है। तो ये जो रूढ़िगत हैं तीनों इसकी अवस्थाएं हैं। संवेदी प्रेरक कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र गणित के प्रश्न को हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? सक्रिय अनुबंध, क्लासिकीय अनुबंध, सूझ द्वारा अधिगम, श्रेणीबद्ध अधिगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या कहेंगे हम? सूझ द्वारा अधिगम, ठीक है। वो क्या कर रहा है? सूझबूझ के द्वारा उसने समस्या का हल निकाल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? विद्यार्थी के सामाजिकरण की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, परिवार का आर्थिक स्तर या बालक का पालन पोषण। देखिए इसमें क्या है, अधिगम शैलियों, अधिगम शैली का मतलब इस इंग्लिश में देख लेना चाहिए, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, लर्निंग स्टाइल। अब मेरी जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, मेरी पर्सनल है। तो जो बालक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो बातें हैं वही आंसर होगा, ठीक है। तो सामाजिकरण तो नहीं होगा, परिवार का आर्थिक स्तर भी मैटर नहीं करेगा, बालक का पालन पोषण भी मैटर नहीं करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। अब मैं जिस तरह की चिंतन की युक्तियाँ अपनाऊंगा उसी तरह की मेरी अधिगम शैली हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता है। वास्तविकता की स्वीकृति, वास्तविकता की स्वीकृति भी मानसिक। सेख ही बगारना, नियमित दिनचर्या। देखिए ये तीनों तो सही है, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेख ही बगारना, ठीक है। बोस्टिंग जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, डींगे मारना, जैसे हमारे लोकल में बोलते हैं फड़ मारना, ठीक है। तो ये होता है सेख ही बगारना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्या निदर्शन, भूमिका, अभिनय, चर्चा सत्र या फिर खोज अधिगम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होगा वो क्या होगा? खोज अधिगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अच्छा दोस्तों, ये पहला वाला पेपर है, फर्स्ट वाला। मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड वाले का भी जो फर्स्ट पार्ट है सीडीपी उसका एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक है, औपचारिक तर्कणा तकनीकी का प्रशिक्षण देना, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने का से इनकार करना, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा, क्या करना चाहिए हमें समस्या समाधान की योग्यता के लिए? उन समस्याओं पर बल देना है जो उनके लिए वास्तविक हैं। अगर वो वास्तविक समस्या का हल करेंगे तो वो जल्दी से उनमें समस्या समाधान की योग्यता विकसित होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम से भाव है, क्या है? विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, विषय जिन्हें अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का मतलब केवल कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं नहीं होता है, बल्कि विद्यालय में की जाने वाली सभी गतिविधियां, ठीक है। तो विद्यार्थी द्वारा जो सभी अनुभव प्राप्त किए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, NIVH संबंधित है, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा दिया। NIVH क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, ठीक है। तो विजुअली हैंडीकैप मतलब दृश्यबाधितों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पूर्व भाषाई बाधिरता होती है, ठीक है। पूर्व भाषाई
पूर्व भाषाई बाधिरता कब होगी? भाषार्जन से पूर्व, भाषार्जन के उपरांत, जन्म से या उपरोक्त में से कोई है नहीं। सही आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन से पूर्व। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? ठीक है, तो मानसिक मंद बालक की अधिगम विशेषता जो नहीं है वो बतानी थी इसमें। ठीक है, ऑप्शन है धीमी गति से सीखना, शीघ्र भूलना, अनुकरण से सीखना, सामान्यीकरण की क्षमता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए क्या होता है कि अधिगम मंद बुद्धि का बालक है। ठीक है, तो मानसिक रूप से मंद है तो वो धीमी गति से भी सीखता है, शीघ्र भूल भी जाता है, अनुकरण से सीखता है। ठीक है, दूसरों को देख देख के सीखता है। सही है, तो सामान्यीकरण की क्षमता उसमें नहीं होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए, दृष्टिबाधितों के लिए सामाजिक एकीकरण। ठीक है, अगर एकीकृत शिक्षा का मतलब सभी को उसमें सम्मिलित करके शिक्षा देना। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है। ठीक है, तो अनेक शीर्षक बताता है, उसमें कौन सी योग्यता है? वैचारिक प्रवाह की। ठीक है, विचारों का प्रवाह नहीं हो रहा है यहाँ पर, अभिव्यक्ति प्रवाह की, सहचर्य प्रवाह की। तो ये सहचर्य क्या कर पा रहा है? वो शब्दों को सहचर्य कर पा रहा है, एसोसिएट कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्फेजिया है। ऑप्शन है लेखन की समस्या, पठन में समस्या, गणना में समस्या, भाषाई असामान्यता। ठीक है, तो डिस्फेजिया जो होता है एक तरह का भाषाई विकार होता है। ठीक है, भाषण से संबंधित विकार इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है। ठीक है, संज्ञान क्या है? जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सोचना, समझना, सेखी बगारना। मैंने बताया सेखी बगारना, बोस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो ये संज्ञान का संबंध नहीं है। बाकी तीनों के क्या हैं? संज्ञान से संबंधित है या संज्ञान में सम्मिलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं बालकों में, उसमें आपके पहले तो ये देख सकते हैं कि उसमें पियाजे का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और किसका? ब्रूनर का। ठीक है, बाल्यावस्था के बालकों की अगर बात करें। ठीक है, सही आंसर इसका है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, आपने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, मूर्त अमूर्त। ठीक है, औपचारिक। ठीक है, तो ये पियाजे का सिद्धांत सही आंसर हो जाएगा। कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? ठीक है, स्थानिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन है मौखिक अनुनय, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, भांप लेना कि कब विनम्र होना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एक जटिल उपकरण, स्थानिक क्या होगा कि वो जटिल उपकरण को इकट्ठा कर सकता है। नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा, चुनौती। ठीक है, तो ये मंदबुद्धि बालकों इनसे क्या हो जाएंगे? हतोत्साहित हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? विशिष्ट बालकों की विशेषता, विशिष्ट मतलब जो जिनका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है, वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है, उनके पढ़ने लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते। देखिए, इनमें सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? ठीक है, शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं बिल्कुल करते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा, लगभग आपको लग रहा होगा कि चारों ही ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित नहीं होंगे शिक्षण कौशल। ठीक है, कुछ व्यवहार हमारे क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, वो कौशलों के द्वारा नहीं आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? ठीक है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं करता है, तो शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी नहीं होता है बल्कि छात्रों के लिए भी उपयोगी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, साक्षात्कार विधि नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर अन्वेषण। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो ये सभी के सभी शिक्षण के सूत्र हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। ठीक है, दैहिक का मतलब शारीरिक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक या प्रयोगात्मक कारक। ठीक है, तो प्रयोगात्मक कारक आपके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो किस में है? ए बी सी। सी में है 1, 2 और 3, सॉरी सी में नहीं है, बी में 1, 2 और 3। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना, समस्त शैक्षिक प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक, और मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान भी करता है। मेरे हिसाब से जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, क्योंकि यहाँ पे समस्त शैक्षिक समस्याओं की बात कर रहा है। तो समस्त शैक्षिक समस्याओं, शायद, आई एम नॉट श्योर दिस क्वेश्चन, पर आप लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बी आंसर होना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और लग रहा है तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट हमारे पास है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? जिसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। ग्रोथ क्या होता है? एक निश्चित टाइम तक रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? ये जीवन पर्यंत चलता रहता है और इसके लिए बाह्य कारक आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे हमें परिवेश मिलेगा, वातावरण मिलेगा, उस तरह से बालक का विकास होता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? विरासत का संबंध यहाँ पर हेरिडिटी से है। इंग्लिश का देख सकते हैं, हेरिडिटी लिखा है इसमें, और मतलब वंशानुक्रम से। ठीक है, तो बोल रहे अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हमारी हेरिडिटी होती है वो मतलब बालक का विकास तभी समुचित हो जाएगा अगर उसको वंशानुक्रम अच्छा है, साथ में वातावरण भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ दशाओं में अब हो सकता है कि अच्छा परिवेश से उसकी विरासत को दबाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होंगे, बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छा अगर उसकी विरासत है तो जो बुरा परिवेश है उसकी क्षतिपूर्ति भी हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा, दोनों का योगदान बराबर होता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम और वातावरण का बराबर प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? ठीक है, तो बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित किसने बताया? ऑप्शन है जीरोमेस ब्रूनर, जीन पियाजे, डेविड आसुबेल। अगर आप ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो बालक की आयु के अनुसार है। नेक्स्ट, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो मेरे हिसाब से जो आक्रामकता का सिद्धांत है वो बंडूरा से संबंधित है। सही आंसर बंडूरा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे जो उत्तराखंड टीटी का आज एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो फर्स्ट पेपर था, जो प्राइमरी लेवल का होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका जो फर्स्ट पेपर के हमारे शुरू के जो 30 क्वेश्चन थे CDP के, वो हमने डिस्कस किए, और लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर सही मिलेंगे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को किसी में भी डाउट लगता है तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें भी करेक्ट करें। ठीक है, बाकी थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो पार्ट था, सेकंड वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका भी फर्स्ट वाला पार्ट जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको भी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।